हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का स्थल मंडल पे लेक्चर नंबर 5 है और टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 17 है, मतलब 17वां लेक्चर आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं दोस्तों अगले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बताने से पहले मैं आपको सोचा कि महाद्वीपीय महासागरीय द्रोणी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाए। उसके बाद आपको और भी डिटेल से जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपका जो चैप्टर है महाद्वीपीय महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति के बारे में आज मैं इस टॉपिक पे आपको डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आज सब क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में दोस्तों महाद्वीपीय महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति है और दोस्तों इससे रिलेटेड 3 नियम हैं। क्या इससे रिलेटेड 3 नियम है? वो 3 नियम क्या हैं वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और जो नियम 3 बताऊंगा इसी 3 नियम पे पूरा का पूरा महाद्वीपीय महासागर द्रोणी की जो उत्पत्ति है उसी पे डिपेंड है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें पहला देखा जाए संकुचनवादी विचारधारा। क्या संकुचनवादी विचारधारा या महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद प्लेट टेक्टा विस्थापन के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, एक एक स्टार्ट करते हैं। संकुचन, क्या मैंने बताया कि संकुचनवादी विचारधारा, ठीक है। संकुचनवादी विचारधारा, ये हम लोग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पढ़ाएंगे। क्या महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पढ़ाएंगे? क्या मैंने कहा महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है दोस्तों। तीसरा मैंने बताया प्लेट टेक्टा विस्थापन, ठीक है दोस्तों। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं महासागर द्रोणी की उत्पत्ति से रिलेटेड। 3 कॉन्सेप्ट क्या कहने मैंने बताया संकुचनवादी विचारधारा, महाद्वीपीय विस्थापन, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में है या प्लेट टेक्टोनिक विस्थापन के बारे में है। ये टॉपिक आप समझ जाएंगे, ये 3 चीजें आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए कि आपका यहां से मतलब महाद्वीपीय महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा। पहले हम पढ़ाएंगे आपको कि संकुचनवादी विचारधारा। क्या पढ़ाएंगे? संकुचनवादी विचारधारा। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आपने संकुचनवादी विचारधारा के बारे में बात की है, तो संकुचन क्या होता है? संकुचन क्या होता है? तो दोस्तों संकुचन, आप मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र क्या था, पहले भी बहुत गर्म था और अब भी क्या है, पृथ्वी का केंद्र गर्म है। ये चीजें आप सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी की टेम्परेचर क्या था, कुछ और रहा होगा। अब प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर है वो कुछ और है, क्योंकि दोस्तों जब उसकी उत्पत्ति हुई तो वहां पे क्या था, वहां पे जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, ओनली आपके गोले ही थे, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत अधिक था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर उसमें लो होने लगा, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या कम होने लगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से दोस्तों क्या है, उस हिसाब से दोस्तों 2 चीजों का जन्म होता है। अब जन्म क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं विथ इमेज के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी क्या हुई, पृथ्वी की जब जन्म हुआ तो पृथ्वी क्या बहुत हार्ड थी। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कूलिंग प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कूलिंग प्रोसेस होना शुरू हुआ। अब दोस्तों कूलिंग प्रोसेस में जैसे हम लोग कहे कि दोस्तों बाह्य आवरण के बारे में, क्या बाह्य आवरण या इसी में दोस्तों एक नाम इसका और है, दूसरा नाम है इसका भूपर्पटी
भूपर्पटी, और दोस्तों तीसरा भी इसका नाम है। अब आप कहोगे तीसरा क्या नाम है, तो तीसरा दोस्तों जो इसका नाम है वो क्रस्ट है। क्या है, अब तीसरा इसका नाम क्रस्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी जो हमारी है वो क्या है, पहले गर्म थी, धीरे धीरे इसमें कूलिंग प्रोसेस हुआ, यानी कि पृथ्वी धीरे धीरे हमारी ठंडी होने लगी। और जो भूपर्पटी वाला भाग है दोस्तों, क्या हुआ, जो भूपर्पटी वाला भाग है हमारा, जहां मनुष्य निवास करता है या जहां हम निवास करते हैं, जहां पेड़ पौधे हैं, पहले क्या होगा, वहां का बाहरी हिस्सा जो होता है या बाह्य आवरण जो होता है वो ठंडा होता है, और फिर धीरे धीरे वो ठंडा क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते उसका टेम्परेचर क्या होता है, एकदम कम हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई भी चीज है गर्म है, कोई भी चीज गर्म है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी ही है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी ही है, ठीक है। ये पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का जो केंद्र है वो क्या है, एकदम गर्म है। तो पृथ्वी का केंद्र जब गर्म है तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले ऊपर से ही तो कूलिंग प्रोसेस होगा, पृथ्वी पहले ऊपर से तो ठंडा होगी, ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ठंडा होगी और ऊपर तक जाते जाते पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा ठंडा ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी पहले क्या हुआ, पहले ऊपर से इसकी जो ऊपर वाली परत है, भूपर्पटी वाली परत, वो क्या होगी, पहले वो ठंडा होगी, फिर पर्पटी वाला जो ठंडा धीरे धीरे हो जाएगी, तो दूसरी उसकी जो परत है मेंटल वाली जो परत है वो ठंडा होगी। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्रस्ट है वो धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि एक साल एक दो बार में होगा। हाँ, तो दोस्तों ठीक इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है उसमें धीरे धीरे ऊपरी जो पृथ्वी का परत है भूपर्पटी, जहाँ मनुष्य निवास करता है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहां पे धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस हुआ। दोस्तों बाह्य आवरण को हम लोग कहते हैं, जो हमारा भूपर्पटी वाला भाग है उसी को हम लोग बाह्य आवरण या भूपर्पटी या क्रस्ट, इन तीन नामों से इसे जानते हैं। किसे, जहां मनुष्य निवास करता है या भूपर्पटी वाला जो भाग है उसे हम लोग तीन नाम से जानते हैं। क्या क्या, बाह्य आवरण कहे, या दोस्तों हम लोग भूपर्पटी कहे, और भूपर्पटी ना कहे फिर क्रस्ट भी कह सकते हैं। मतलब ये तीनों नाम क्या है, सेम है, एक ही तीनों नाम है, ठीक है, तो सही है ना, ये तीनों नाम एक ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों नाम एक ही है, बाह्य आवरण कहे या भूपर्पटी कहे या क्रस्ट कहे, ये क्या है, तीनों जो नाम है वो एक ही हैं। अब दोस्तों इतनी चीज आपको समझ में आई, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें संकुचन हुआ। क्या हुआ, संकुचन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आप कहोगे सर इसमें संकुचन किस बात की हो रही है, जब आप बताए कि पृथ्वी में कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, अब कूलिंग प्रोसेस जो भूपर्पटी वाले भाग से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें संकुचन की बात कर रहे हैं, तो क्या संकुचन क्या चीज है, यहाँ पे संकुचन किस चीज का हो रहा है। तो दोस्तों संकुचन क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं कि जब पृथ्वी क्या थी हमारी, जब पृथ्वी गर्म थी, और जब दोस्तों हमारी पृथ्वी जब गर्म थी तो उस समय क्या होगा, जब हमारी पृथ्वी गर्म है तो जाहिर सी बातें हैं वहां का जो संकुचन है दोस्तों क्या होगा, वहां का जो संकुचन है उस समय दोस्तों बढ़ा रहेगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। जब तो मान लीजिए कोई भी चीज जब गर्म है या हीट है या हार्ड है, तो वो क्या होगा, वो चीजें क्या होगी, वहां का जो टेम्परेचर होगा, दोस्तों क्या होगा, बहुत अधिक होगा, ठीक है। और जैसे ही कूलिंग प्रोसेस आना शुरू होगा तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि वहां संकुचन क्या होगा, कम होगा। इतना चीज आपको समझ आई, मैंने संकुचन को कम क्यों बताया और ज्यादा क्यों बताया। ज्यादा मैंने बताया कि जो पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई तो उस समय टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत अधिक था, धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस आया, तो जाहिर सी बात है वहां कूलिंग प्रोसेस आएगा तो संकुचन क्या होगा, कम होगा। अब संकुचन कम होगा तो इसी को दोस्तों जब अधिक संकुचन होता है तो इसे हम लोग अभिनति के नाम से जानते हैं। क्या, अभिनति के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पे संकुचन अधिक होगा तो इसे हम लोग अभिनति के नाम से जानते हैं, और संकुचन जब कम होगा दोस्तों तो इसे हम लोग अवनति के नाम से जानते हैं या अपनति के नाम से जानते हैं। अपनति के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर अभिनति और अपनति जो है ये हमें डिटेल से फिर से सर बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि जब हमारी पृथ्वी बहुत हार्ड थी या पृथ्वी हमारी जब बहुत ही गर्म थी तो उसमें क्या हुआ, उस समय धीरे धीरे भूपर्पटी वाला जब आ गए वहां पे कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ या पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे पहले जो पार्ट पृथ्वी का ठंडा होता है वो भूपर्पटी वाला भाग है।
जहाँ क्या करता है, मनुष्य निवास करता है, पेड़ पौधे, पादप, जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, बाह्य आवरण, भूपर्पटी और क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पे संकुचन होता है, भूपर्पटी, बाह्य आवरण और क्रस्ट, ये तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही बात है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, संकुचन शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया कि संकुचन क्यों हो रहा है, कि जो संकुचन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वहां पे क्या हुआ, वहां का तापमान बहुत अधिक था, वहां का जो टेम्परेचर था बहुत अधिक था। अब बाद में क्या हुआ, जब पृथ्वी में कूलिंग प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर वहां का क्या हुआ, थोड़ा लो हुआ या कम हुआ। तो जब टेम्परेचर पृथ्वी का जब बढ़ा तो उसे हम लोग अभिनति के नाम से जानते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर जब कम हो गया तो उसे अपनति के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आया नहीं? फिर से मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कुछ ऐसा ही इमेज हो, ठीक है, कुछ ऐसा ही इमेज हो, ठीक है, कुछ ऐसा ही इमेज हो, ठीक है। ये दोस्तों क्या, मान लीजिए यहाँ पानी भरा हो, महासागर है, ठीक है, ये महासागर हो गए दोस्तों। यहाँ जब महासागर हो गए तो जब महासागर है मतलब यहाँ जल भरा हुआ है, महासागर है तो जाहिर सी बात है वहां पे जल भरा होगा, और जब जल भरा होगा तो यहाँ पे दोस्तों संकुचन अधिक होगा। क्या, यहाँ पे जो संकुचन क्या होगा दोस्तों, बहुत अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बातें हैं, जहां पे चीजें मान लीजिए यहाँ पे जल भरा हुआ है या महासागर है तो वहां पे संकुचन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी या होगी संकुचन। जाहिर सी बातें हैं, जब यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ का जब पानी अधिक है तो यहाँ पे संकुचन होना शुरू करेगा। संकुचन क्यों होगा, कि जैसे कि मैं माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो जैसे हमारे ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी कहां से आते हैं, ऊपर से तो आते नहीं है, पृथ्वी के नीचे से ही उड़ता है। ज्वालामुखी हुए, भूकंपी तरंगे हुई, ये सब कहां से उड़ती है, पृथ्वी के अंदर से उड़ती हैं। तो क्यों उड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों जो वहां पे पृथ्वी का जो केंद्र है वो बहुत गर्म है, तो पृथ्वी के अंदर की जो मैग्मा होती है वो बार बार आके भूपर्पटी वाले भाग पे टकराती है। क्या होती है, भूपर्पटी वाले भाग पे टकराती है। तो जो तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो भूपर्पटी वाला भाग है जहां मनुष्य निवास करता है, पेड़ पौधे पादप हैं, वो इतना तो कमजोर है नहीं कि आसानी से टूट जाएगा। तो वहां पे जब मैग्मा मतलब ज्यादा तापमान टेम्परेचर अधिक हो जाता है जब पृथ्वी के केंद्र का, तो वही मैग्मा क्या होती है, बार बार आके भूपर्पटी वाले भाग में टकराती हैं। तो पृथ्वी का जो केंद्र, वो जो भूपर्पटी वाला भाग है वो इतना तो कमजोर है नहीं, तो वहीं से टकरा के वापस आ जाती है। और जब वही मैग्मा टकराते टकराते जब भूपर्पटी वाला जो भाग है, क्रस्ट है या आवरण है, वो जब धीरे धीरे कमजोर हो जाता है मैग्मा के टकराते टकराते, वो क्या होगा, वहीं से मतलब विस्फोट होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के नाम से जानते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि वहां पे जब पृथ्वी के अंदर ज्यादा मैग्मा हो गया और पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया तो वो क्या होगा, संकुचित कर रहा है ना। संकुचन का मतलब वो अपने ऊर्जा को विमुक्त करना चाहता है या अपने ऊर्जा को अपने आप से बाहर निकालना चाहता है, तो भूपर्पटी वाले भाग में टकरा रहा है। भूपर्पटी वाले भाग में टकराते टकराते मतलब कई 100 साल बाद क्या हुआ, वो भूपर्पटी वाला जो भाग है वो कमजोर हो गया है, और कमजोर होने के बाद वहां से मैग्मा बाहर निकलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यहाँ जब जल समुद्र का है, जब समुद्र में दोस्तों जब जल भरा है और जब अधिक होगा जल तो वो क्या होगा, इधर उधर क्या होगा, फैलेगा ही, जाहिर सी बात है फैलेगा, और जब जल फैलेगा तो संकुचन होगा। आप लोग क्यों, आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि जैसे कि आप लोग कहते हो कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, फला गांव डूब गया, फला गांव डूब गया। अरे भाई कैसे डूब गया, जब समुद्र में जल की मात्रा अधिक होगा, और जब जल की मात्रा जब अधिक होगा तो उसमें फैलाव होगा, और जाहिर सी बात है जब फैलाव होगा तो जब उसमें संकुचन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब संकुचन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसी को हम लोग अभिनति के नाम से जानते हैं। क्या, अभिनति के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई। उसके बाद मैंने अब आपको बताएं कि अपनति क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए ये स्थलखंड है, स्थलखंड है, यहाँ पे टेम्परेचर जानते हैं कि जब यहाँ पे संकुचन करने के लिए कोई चीज है ही नहीं तो क्या होगा, ये दोस्तों यहाँ पे जब संकुचन करने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं तो यहाँ पे जो होगा इसे हम लोग अपनति के नाम से जानते हैं, अपनति के नाम से अब जानते हैं। अब अपनति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संकुचन की मात्रा बहुत कम है, मतलब शून्य के, जीरो के समान मान लीजिए, जीरो के समान यहाँ पे संकुचन हो रहा है।
तो इसलिए दोस्तों इसे हम लोग अपनति नाम दिए। ये दो नाम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको मालूम हुई। इतनी चीजें मालूम हुई तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊं दोस्तों, पेंजिया का विभाजन हुआ कब हुआ? तो जुरेसियस काल में हुआ। मैंने क्या बताया, जो पेंजिया मतलब हमारे पृथ्वी का जो स्थल खंड है उसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं, और उसका जो विभाजन हुआ वो जुरेसियस काल में हुआ। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको विथ इमेज के माध्यम से बताऊं तो आपको जाहिर सी बातें और भी काफी समझ में आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए, बढ़िया पोज से दोस्तों, मैं इमेज के माध्यम से जितना भी आपको हो पाएगा उतना इमेज के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आपको कोई भी चीजें, जितना भी डाउट हो इस सब्जेक्ट से, वो चीजें क्या हो, छूटे ना, इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूं। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, आपको सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी, आप केवल बस मेहनत से पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जब जो हमारी पेंजिया थी या हमारा जो स्थल खंड था उसका विभाजन जुरेसियस काल में हुआ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब मैंने बताया था कि ये हमारा स्थल खंड है, ये स्थल खंड है। ठीक है दोस्तों, ये स्थल खंड है, और स्थल खंड के बीच दोस्तों क्या हुआ, ये पानी भरा हुआ था। मैंने बताया था, अगले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो इसकी दोस्तों हमारी क्या हुई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारा क्या हुआ, स्थल खंड हुआ। क्या हुआ, ये हमारा स्थल खंड है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं। क्या, अपने स्थल खंड को किस नाम से, पेंजिया के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे पैंथालासा सागर है, पैंथालासा सागर है। इतनी चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये मेरी पृथ्वी है, या ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जो स्थल खंड है उसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर जो ये दोस्तों जल भरा हुआ है, ये जो जल भरा हुआ है उसे हम लोग पैंथालासा सागर है। क्या है, ये पैंथालासा सागर का यहाँ पे क्या जल भरा हुआ है। इतना चीज आपको मालूम हुआ। उसके बाद मैंने बता रहा हूं कि जब ये हमारा स्थल खंड टूटा, मतलब जुरेसियस काल में जब हमारा ये स्थल खंड टूटा, तो जब दोस्तों स्थल खंड टूटा तो स्थल खंड दो पार्टों में बढ़ गया, दो पार्टों में बढ़ गया। तो मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, हाँ, यहाँ पे पैंथालासा सागर है। मैंने बताया कि ये पैंथालासा सागर है। ठीक है दोस्तों, पैंथालासा सागर है। और जब ये हमारा स्थल खंड या पेंजिया जब टूटा, या इसका विभाजन जब हुआ या टूट गया, तो टूटने के बाद बीच में दोस्तों ये जल भरा, बीच में दोस्तों ये किसका निर्माण हुआ, बीच में दोस्तों टेथिस सागर का निर्माण हुआ। क्या, टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ, तो टेथिस सागर का जो निर्माण है दोस्तों, वो बोलेंगे आप कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो स्थल खंड है जिसका नाम पेंजिया है, क्या है, जिसका नाम पेंजिया है, उसका जब जुरेसियस काल में विखंडन हुआ, या जुरेसियस काल में जब वो टूटा, तो वो दो पार्ट में बटा। उत्तर वाले पार्ट को हम लोग अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और उसके बीच जो जगह, कोई भी चीजें जब टूटेंगी तो उनके बीच गैप हो जाएगा, तो वो गैप जो हुआ, तो उसी में दोस्तों किसका निर्माण हुआ, टेथिस सागर का निर्माण हुआ। उस गैप से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इतना चीज आपको समझ में आई, समझ में आए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इतना चीजें आपको बता दिया। टेथिस सागर दोस्तों, टेथिस सागर से मलबे से ही दोस्तों किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेथिस सागर के मलबे से किसका निर्माण हुआ, या किस पर्वत का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण दोस्तों किससे हुआ, टेथिस सागर के मलबे से हुआ। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि अंगारा लैंड के बाद में बताया, अंगारा लैंड दोस्तों जो है, जैसे कि जो ये दो पार्ट हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो स्थल खंड पेंजिया है, ये दोस्तों दो भागों में बटा। मैंने बताया जो ये है उत्तरी अंगारा लैंड, ये है दक्षिणी गोंडवाना लैंड। जो दोस्तों अंगारा लैंड है, उत्तरी अंगारा लैंड, ये भी दो पार्टों में बटा, जिसे हम लोग पूर्वी यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग पश्चिमी लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं, लॉरेंस के नाम से जानते हैं, या लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया
मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो स्थलखंड यानी कि पैंजिया है, इसमें इसका जुरेसियस काल में क्या हुआ, विखंडन हुआ। अब विखंडन होने के बाद बीच में जो जगह बची, जो गैप हुआ, उसी में दोस्तों टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब दोस्तों जो उत्तरी भाग है, जो टूटा, दो पार्ट हुआ ना इसमें, तो दो पार्ट में जो उत्तरी वाला भाग है उसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट है नीचे वाला, उसे हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो अंगारा लैंड है, मतलब उत्तरी वाला जो भाग है, अंगारा लैंड दो हिस्सों में बटा, जिसे हम लोग पूर्वी यूरेशिया और पश्चिमी लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपको कंफर्म हुआ। कंफर्म हुआ तो आगे बढ़ते हैं कि क्रिटेशियस काल में दोस्तों, जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से ही दोस्तों क्या हुआ, जो क्रिटेशियस महाद्वीपों में दरार पड़ी। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसमें दरार पड़ा, महाद्वीपों में दरार पड़ा। किस काल में पड़ा, तो क्रिटेशियस काल में पड़ा था। कब, मैंने क्या बताया, मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स या आकर्षण बल के कारण दोस्तों महाद्वीपों में दरार पड़ा। और महाद्वीपों में दरार किस काल में पड़ा, तो क्रिटेशियस काल में पड़ा। कब, क्रिटेशियस काल में पड़ा। अब दोस्तों ये क्रिटेशियस काल में पड़ा, तो आपसे कोई पूछ दे कि ये जब विखंडन हुआ या दरार पड़ा किसमें, महाद्वीपों में, जब क्रिटेशियस काल में दरार पड़ी तो उसका विभाजन भी तो हुआ। जैसे कि मैं इसमें बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी का नाम पेंजिया है, और पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो वो दो पार्ट बने, एक उत्तरी अंगारा लैंड और एक दक्षिणी अंगारा लैंड। अब बीच में उसके टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो उसी तरह आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही महाद्वीपों में दरार पड़े, और किस काल में पड़े, तो क्रिटेशियस काल में पड़े। तो आप ये भी मुझे बता दीजिए कि क्रिटेशियस काल में जब ये दरारें पड़ी, क्या मैंने बताया, जब क्रिटेशियस काल में ये दरारें पड़ी तो यहाँ पे दोस्तों किसी चीज का निर्माण भी तो हुआ होगा, किसी चीज का निर्माण भी तो हुआ होगा, या किसी चीज का निर्माण छोड़िए, ये अलग कब हुए, मतलब दो पार्ट, जैसे मैं इसको बता अलग कब हुए, तो वो भी दोस्तों कब हुए, तो वो जुरेशियस काल में ये दोनों अलग हुए। कौन, महाद्वीप। महाद्वीपों में दरार कैसे पड़ा, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पड़ा। इतना चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं वेगनर के सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। क्या, वेगनर का जो पहला सिद्धांत था वो क्या था, वेगनर का जो पहला सिद्धांत था जिग-सा-फिट। क्या था, जिग सा फिट, ये वेगनर का पहला सिद्धांत है। ये आप लोग याद रखिएगा कि वेगनर का पहला सिद्धांत क्या था, जिग-सा फिट। ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि वेगनर के पहले सिद्धांत का क्या नाम था, तो वेगनर के पहले सिद्धांत का नाम था जिग-सा फिट। अब आपसे पूछ ले कि जिग-सा फिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सभी देशों को जोड़ा जा सकता है। क्या, जिग-सा फिट, ये वेगनर का पहला सिद्धांत है। इसका मतलब होता है कि सभी देशों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इतना चीजें आपको मालूम हुआ। अब बता रहा हूं कि दोस्तों जो अंगारा और गोंडवाना लैंड था, इनके बीच जो विभाजन हुआ वो किस युग में हुआ, तो वो कब हुआ दोस्तों, वो क्रिटेशियस काल में हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो विभाजन हुआ वो किस काल में हुआ, तो क्रिटेशियस काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना चीजें आपको समझ में आई। इतना चीजें समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संवहनी धारा के बारे में। संवहनी धारा का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्थर होम्स ने दिया था। उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, आप ये केवल आप बढ़िया से पढ़िए। आप जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। आपको कोई भी चीजें कहीं से भी कोई चैप्टर में डाउट हो, जितना भी लेक्चर मैं दे चुका हूं, तो उसमें क्या है दोस्तों, वीडियो तुरंत कमेंट करिए सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। जितने भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो सब प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ सॉल्व किया जाएगा। उसीलिए तो मैं बैठा हूँ सॉल्व ही करने के लिए प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप वीडियो पे कमेंट किया करिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, और नहीं हो रही है तब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि आपको कहीं प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं, तो आपको कहीं तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो आप वीडियो पे तुरंत कमेंट करिए, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। जहां आपका मतलब दिक्कतें फंस रही हैं वो भी चीजें मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मैंने क्या कहा कि संवहनी धारा का सिद्धांत किसने दिया था, तो संवहनी धारा दोस्तों आर्थर होम्स थे। क्या थे,
आर्थर होम्स थे। इन्होंने दोस्तों, आर्थर होम्स ने कब दिया था संवहनी धारा का सिद्धांत? तो आर्थर होम्स ने 1928 से 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने संवहनी धारा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संवहन धारा का सिद्धांत दिया था। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया? तो संवहन धारा का जो सिद्धांत है वो आर्थर होम्स ने दिया था 1928 से 1930 के बीच में। कब? 1928 से 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने यह सिद्धांत दिया था। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर संवहनी धाराएं क्या होती हैं, उसके बारे में मुझे आप डिटेल से पढ़ा दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, मतलब क्रस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी का केंद्र है। ये हमारा क्या है? मेंटल वाला भाग है, मतलब सबसे मोटी परत है, मेंटल है। उसके बाद ये तीसरी जो परत आती है भूपर्पटी। तो ये हमारा फर्स्ट जो है क्रस्ट हो गया। दूसरा जो है ये मेंटल वाला भाग है, सबसे मोटी परत होती है मेंटल। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ? भूपर्पटी है। भूपर्पटी के बारे में मैंने आपसे बहुत डिटेल से बताया आपको। भूपर्पटी जहां हम निवास करते हैं, पेड़ पौधे पादप जीव जंतु है, वो दोस्तों क्या है? भूपर्पटी पे ही निवास करते हैं। पृथ्वी का जो कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो वो कहां से? भूपर्पटी वाले भाग से ही इसका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ? जो पृथ्वी का केंद्र है वो क्या है? बहुत ही गर्म है। पृथ्वी का जो केंद्र है दोस्तों वो बहुत ही गर्म है। जब ये दोस्तों पृथ्वी का जो केंद्र बहुत गर्म है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? हॉट स्पॉट होगा। क्या? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट होगा। हॉट स्पॉट मतलब तप्त स्थल दोस्तों। क्या? तप्त स्थल। ठीक है, इतना आपको समझ आया। मैंने बताया कि पृथ्वी का जो केंद्र है या पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है वो क्या है? हॉट स्पॉट है, मतलब तप्त स्थल है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। उसके बाद बताया जब यहाँ पे टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे दबाव क्या होगा? दबाव अधिक होगा। यहाँ पे जब टेम्परेचर किसी भी चीज में जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पे दबाव बहुत अधिक होगा। दोस्तों रेडियो तरंगे भी पाई जाती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं यहीं पे। जब यहाँ का मैग्मा मतलब तप्त स्थल है तो मतलब यहाँ दबाव अधिक होगा, यहीं पे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं। और यहाँ का तापमान जो होता है क्या होता है? यहाँ का जो तापमान या कहे टेम्परेचर वो भी बहुत अधिक होता है। इतना चीज आपको समझ में आई। और दोस्तों तप्त स्थल मैंने बताया, या तप्त स्थल कहिए या तप्त मैग्मा कहिए। क्या? तप्त मैग्मा भी कह सकते हैं। तप्त स्थल कहिए या तप्त मैग्मा कहिए। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि तप्त स्थल या तप्त मैग्मा क्या चीज है। तो पृथ्वी की सतह पर दोस्तों जो ये मतलब पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है दोस्तों वो क्या हुई है? वो बहुत ही हार्ड है। पृथ्वी का जो केंद्र है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ से दोस्तों संवहनी धाराएं जो निकलती हैं, मतलब यहाँ से जो मैग्मा निकलती हैं वो क्या होती हैं? वो बहुत फास्ट होती हैं, वो उत्तेजित होती हैं, अपने आप को ऊर्जा विमुक्त करना चाहती है। यहाँ की जो संवहनी धाराएं चलती हैं, हाँ, तो वो जब संवहनी धाराएं अपने आप को विमुक्त करना चाहती हैं, ऊर्जा मुक्त करना चाहती हैं, वो कैसे करेंगी? जैसे कि मैं अभी बताया आपको ज्वालामुखी के बारे में, भूकंपी तरंगें जो होती हैं या ज्वालामुखी के बारे में अभी आपको डिटेल से बता रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट वही है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि मैग्मा जब पृथ्वी का केंद्र इतना हार्ड है या इतना गर्म है तो यहाँ से जो मैग्मा होंगी पृथ्वी के अंदर वो क्या होंगी? वो अपना ऊर्जा विमुक्त करना चाहेंगी। वो ऊर्जा विमुक्त होना क्यों चाहेंगी? क्योंकि दोस्तों वहां पे बहुत अधिक हो जाएगी, अब हार्ड हो जाएगा पृथ्वी का केंद्र, बहुत ही टेम्परेचर यहाँ का अधिक हो जाएगा। तो जो मैग्मा है वो आके क्या होता है? भूपर्पटी वाले भाग में बार बार टकराता है। और टकराने के बाद दोस्तों 2 साल 3 साल बाद क्या, 2 साल 3 साल बाद क्या होता है? वो मैग्मा क्या होती है? जो भूपर्पटी वाले भाग को बहुत कमजोर कर देती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही मैग्मा भूपर्पटी वाले भाग को क्रॉस करके मतलब तोड़ के बाहर निकल जाती हैं और क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ का क्या जो तापमान है बहुत अधिक है, और तापमान अधिक है दबाव बढ़ेगा और रेडियो एक्टिव पदार्थ भी यहाँ पे उत्पन्न होंगे। और यहाँ का तापमान तो मैं पहले ही बताया, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होगा। दोस्तों यही पे दोस्तों अपसारी बल लगता है, इसी को हम लोग अपसारी बल कहते हैं।
अपसारी बल कहते हैं। आपके माइंड में क्लिक है अपसारी बल क्यों कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मैग्मा यहाँ पे है, मान लीजिए पृथ्वी का क्रस्ट है, ये मैग्मा यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हुआ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, पृथ्वी का कोर है, ठीक है, ये हमारा मेंटल वाला भाग है, ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा भूपर्पटी वाला भाग है। अब यहाँ से जब मैग्मा निकल रहा है और निकलने के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, भूपर्पटी वाले भाग में जाके टकरा रहा है, ठीक है। जब मैग्मा टकरा रहा है तो वो क्या होगा, उसी को हम लोग अपसारी के नाम से जानते हैं। जैसा कि एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना वो क्या है, अपसारी बल है। क्या है, अपसारी बल। तो जाहिर सी बात है जब मैग्मा पृथ्वी के केंद्र से भूपर्पटी तक पहुंच रहा है तो क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो उसी को हम लोग अपसारी बल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अपसारी बल आपको समझ आया, अपसारी बल आपको समझ आया, तो अब अभिसारी बल के नाम से, अब अभिसारी बल को हम देखते हैं। क्या, अभिसारी बल। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको अपसारी बल के बारे में बताया। अपसारी बल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, और अभिसारी मतलब होता है कि एक दूसरे के पास आना। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये भूपर्पटी वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों पेड़ पौधे हैं, ये हमारे पेड़ पौधे हो गए, हाँ। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी का कोर है, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब मैग्मा क्या करे, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जब मैग्मा निकल रहा है, अब मैग्मा जब निकल रहा है तो दोस्तों क्या होगा, वो जब मैग्मा यहाँ से निकल रहा है तो वो क्या होगा, पृथ्वी का भूपर्पटी वाला भाग इतना तो कमजोर है नहीं कि वो जल्दी से टूट जाएगा। तो यहाँ से मैग्मा क्षैतिज रूप ले लेगा, क्या करेगा, यहाँ से मैग्मा क्षैतिज रूप ले लेगा, यानी कि यहाँ से टकरा के मैग्मा क्या होगा, वापस आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, अपने केंद्र के पास या अपने कोर के पास। जब मैग्मा वापस आ जाता है, इसी को हम लोग खिंचाव बल के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसी को हम लोग खिंचाव बल या संवहनी बल के नाम से भी जानते हैं। क्या, कि जब कोई भी चीजें, अभिसारी बल का मैंने मतलब बताया कि जब कोई चीजें एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के पास आए तो उसी को हम लोग अभिसारी बल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने बताया ये हमारा स्थलखंड है या भूपर्पटी वाला भाग है, यहाँ मनुष्य निवास करता है, या पेड़ पौधे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं या पादप हैं। जब पृथ्वी के केंद्र से जो मैग्मा निकल रही है वो भूपर्पटी वाले भाग में जाके टकराए, और टकराने से वही मैग्मा क्षैतिज रूप जब ले लेती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खिंचाव बल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।